देखिए, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। आपने देखा होगा गाँव में कोई लड़का होता है, उसको लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल आवारा लड़का है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो लड़का सफल हो जाता है, सरकारी नौकरी पा जाता है, तो लोग कहते हैं यार मुझे पहले पता था कि ये अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेगा। तो जब आप सफल हो जाएँगे तो आपके आलोचना करने वाले लोगों की राय जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो आलोचना करने वालों से जो है कभी मत घबराइए। देखिए, आज है 20 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, 2023 में भारत जो है ये शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और देखिए, इस साल की बात करें तो इस साल 2022 की जो शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की बैठक थी, इसका जो आयोजन है ये ताजिकिस्तान के समरकंद में किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टिसिपेट करने गए थे। और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मध्य एशियाई देशों के अन्य नेताओं ने इसमें भाग लिया था। और देखिए, इस साल 2022 का जो शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन में जो है उज्बेकिस्तान ने समरकंद में भारत को 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन का घूर्णन अध्यक्षता जो है ये सौंपा। कहने का मतलब जो आपका ये शंघाई सहयोग संगठन है, इसका सम्मेलन हर साल अलग अलग देशों में जो है रोटेट होते रहता है। तो इस बार जो है ये किया गया था कहाँ पर? ताजिकिस्तान के समरकंद में, लेकिन अगले साल 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आपको बता दूं कि शंघाई सहयोग संगठन जो है इसके टोटल 8 मेंबर हैं, ठीक है, यानी कि 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें इसके 6 संस्थापक सदस्य हैं, यानी कि 6 पहले से बने हुए थे, 2 इसमें बाद में ऐड हुए। तो जो आपके 6 संस्थापक सदस्य हैं, ये आपके हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसमें जब ऐड कर लिया गया तो इसमें 2 और देश ऐड हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि जो शंघाई सहयोग संगठन है ये टोटल 8 देशों का एक संगठन है और इस संगठन का मेंबर भारत भी है और पाकिस्तान भी है। दोनों जो है 2017 में इसके मेंबर बने थे। और इसके 6 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और देखिए, शंघाई सहयोग संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर आपका है चीन की बीजिंग में और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। और दूसरा कि सुधारवादी नेता ईवी रामासामी, जिसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, तो इनके जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो देखिए, जो आपका तमिलनाडु है ये हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाता है, क्योंकि 17 सितंबर को ही जो है जो एक बहुत ही फेमस सुधारवादी नेता थे ईवी रामासामी, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता था, इनका जन्मदिन पड़ता है। देखिए, इस साल 17 सितंबर 2022 को तमिलनाडु की सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती मनाई है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न आज का कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल हम जो है सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाते हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। और इस साल ये दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया गया। देखिए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है ये 1986 में मनाया गया था। और 2022 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है इसकी थीम रखी गई है फाइटिंग फॉर ट्रैश फ्री सीज, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका तटीय सफाई दिवस है इसकी स्थापना जो है 1986 में जो है ओशन कंजर्वेंसी द्वारा किया गया था, जो कि एक ऐसा संगठन है जो समुद्र को हर साल आने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करता है। अगला है कि हाल ही में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, एक पत्रिका है विज्ञान प्रगति, इसको आपने देखा होगा। विज्ञान प्रगति जो है ये एक मासिक पत्रिका है, जिसमें भारत में जितने भी अनुसंधान होते हैं या फिर ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो है घटनाएं होती हैं उन सभी को इसमें पब्लिश किया जाता है। यानी कि इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो है सारे अपडेट मिलते हैं हर महीने में। और इस विज्ञान प्रगति पत्रिका को जो है जो आपका CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसको ये हर महीने पब्लिश करता है।
और देखिए एक खास बात और है, जो भारत का गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में जो है इस पत्रिका विज्ञान प्रगति को जो है राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। देखिए विज्ञान प्रगति पत्रिका का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना है। तो आप भी इस पत्रिका को हर महीने खरीद कर पढ़ सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने प्रश्न होते हैं मैं आपको करेंट अफेयर सेशन में बता देता हूँ, तो उसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पांचवा प्रश्न है कि 2022 तक जो है जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स जो है लागत क्या है। तो देखिए 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत है 13 से 14%। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके पूरे देश में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना है। और देखिए इसका उद्देश्य है घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में जो है सुधार करना। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की जो 22वीं बैठक है, इसके दौरान 2022-23 की अवधि के लिए पहली बार भारत के किस शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए भारत का ये शहर वाराणसी है। और इस प्रश्न को हर हालत में याद रखिएगा, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए 1000% गारंटी वाला प्रश्न है, जो आपके पेपर में मान के चलिए छप चुका है। फिर से सुन लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो परिषद की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी ताजिकिस्तान के समरकंद में, वहां पर इस 22वीं बैठक के दौरान जो है 2022-23 की अवधि के लिए, किस अवधि, 2022-23 की अवधि के लिए पहली बार भारत के वाराणसी शहर को जो है एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। देखिए इस रूपरेखा के तहत 2022-23 में वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और जो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन है, तो संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के नामांकन के लिए नियमों को 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। और देखिए इस पहल का उद्देश्य एससीओ सदस्यों के बीच में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। और देखिए बनारस शहर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। बनारस जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और उत्तर प्रदेश में बनारस स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो बनारस जिला है ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी कि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उसके जो है 1100 साल पहले, ठीक है, बनारस शहर का अस्तित्व था। और देखिए इसे जो है भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर यानी कि बनारस में काशी विश्वनाथ सहित लगभग 2000 मंदिर हैं। और ये मध्य गंगा घाटी में गंगा नदी के किनारे बाएं साइड में स्थित है। तो बनारस कौन कौन गया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ और मेरे गोरखपुर से बहुत कम दूरी पे बनारस है, तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। सातवां कि हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो देखिए जो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 है इसको ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है। और देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव, ठीक है, तो पूरे आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। एक एक आंकड़े से जो है एक एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। देखिए बिहार में जो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की है ऑक्सफैम इंडिया ने, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर जो है 2021 में सिर्फ 25% है। याद रखिएगा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2021 में सिर्फ 25% है। और भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच 98% रोजगार अंतर के पीछे लिंग भेदभाव मुख्य कारण है। और देखिए शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी महिलाओं के लिए कम वेतन में योगदान दे रही है। और देखिए एक पुरुष की औसत कमाई एक महिला की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक दशक में भारतीय श्रम बाजार में भेदभाव में गिरावट आई है, फिर भी उच्च लिंग असमानता बनी हुई है। और देखिए महिलाओं की शैक्षिक योग्यता का उनके घर की स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। तो ये इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें कही गई हैं। और देखिए जो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 है इसमें बताया गया कि 2019-20 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60% के पास जो है नियमित वेतनभोगी और स्वरोजगार की नौकरी है।
और इसी अवधि के दौरान उस आयु वर्ग की केवल 19% महिलाओं के पास नौकरी थी। कौन सा ये ड्यूरेशन बताया गया 2019-20, ठीक है। और देखिए इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बड़ी संख्या में योग्य महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने की आवश्यकता के कारण कार्यबल में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। यानी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो काबिल तो हैं, लेकिन वो परिवार की जिम्मेदारी के कारण जो है नौकरी नहीं कर पा रही हैं, अपने सपनों को जो है एक तरीके से चकनाचूर कर दे रही हैं। तो देखिए महिलाओं का काम ही होता है, पहली जिम्मेदारी महिलाओं की होती है परिवार को संभालना। और जो समझदार महिलाएं हैं वो यही करती हैं, अपने परिवार के लिए जो है वो पैसे के लालच में नहीं आती है। देखिए मैं महिलाओं को बरगला नहीं रहा हूँ। देखिए ये अपनी अपनी इच्छा है, बहुत सारी लड़कियां जॉब करना चाहती हैं तो वो अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, बाकी अपने घर में सर्वेंट वगैरह रख लेती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन देखिए एक माँ का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है कि अपने बच्चे का पालन पोषण करना होता है, ठीक है। तो नौकरी करते हुए भी बच्चे का पालन पोषण हो सकता है, बस थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो लड़कियां बिल्कुल बुरा ना माने, आप अगर कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहती हैं तो उसको कीजिए। लेकिन देखिए एक लड़के को हमेशा एक पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और एक माँ को जो है हमेशा माँ की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल है, इसको आपको जो है हर हालत में निभाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने सपनों को चकनाचूर करना पड़ेगा। जैसे देखिए एक पिता होता है, जब उसका पुत्र या फिर पुत्री पैदा हो जाती है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि यार मैं पुराना कपड़ा ही पहनूंगा लेकिन मेरे बच्चों को नया कपड़ा दिला दूं इस दिवाली में। तो ये है माता और पिता की जिम्मेदारी, ठीक है। आप भी जब माँ बाप बनेंगे तो आपको पता होगा। देखिए लिंग आधारित वेतन अंतराल के अलावा इस रिपोर्ट में जातियों के बीच आय में अंतर भी पाया गया है। यानी कि कई सारी उच्च जातियां हैं वो ज़्यादा कमाती हैं और जो निम्न जाति के लोग हैं वो कम कमाते हैं, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के नियमित नियोजित व्यक्तियों की औसत आय 15,312 रुपये थी और ये सामान्य श्रेणी से संबंधित लोगों के द्वारा अर्जित 20,346 रुपये से कम है। इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग की आय SC ST समुदायों की तुलना में 33% अधिक है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देगा। 8वां कि जापान भारत समुद्री अभ्यास का जो 6वां संस्करण है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था। याद रखिएगा जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी कि जाइमेक्स 2022 का 6वां संस्करण जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है ये 11 से 17 सितंबर 2022 के बीच में हुआ। देखिए भारतीय नौसेना और जो आपकी जापान की नौसेना है इसके बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जाइमेक्स है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला था समुद्री चरण और दूसरा था बंदरगाह चरण। तो देखिए जो समुद्री चरण था इसका जो आयोजन है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था, लेकिन इसका जो बंदरगाह चरण है ये केरल के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में देखिए जाइमेक्स के बारे में मैंने इससे पहले भी अपडेट दिया था लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड नहीं थी। तो जब भी मुझे कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं उस प्रश्न को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा जाइमेक्स 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका जो समुद्री चरण है ये बंगाल की खाड़ी में और इसका जो बंदरगाह चरण है ये केरल के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। और इस द्विपक्षीय जाइमेक्स का जो उद्देश्य है ये है सतह उपसतह और वायु डोमेन में अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों यानी कि भारत और जापान के समुद्री बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना। 9वां प्रश्न है कि कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। तो देखिए भारत जो है ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभर गया है। ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले चीन जो है ये श्रीलंका को लोन देने के मामले में ऋण देने के मामले में सबसे आगे था। देखिए भारत ने 2022 के 4 महीनों में जो है द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दे दिया है। देखिए भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेष रूप से 2017 से 21 के पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा, लेकिन अब जो है भारत इस मामले में आगे आ गया है। और श्रीलंका के बारे में बात करें तो देखिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका की कैपिटल 2 राजधानियां इसकी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे।
और देखिए श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.19 करोड़ और श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगला तमिल। 10वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के कितने वर्ष पूरे होंगे। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो इसके जो है टोटल 18 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है 2005 में की थी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की गई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में 70 साल बाद देश से लुप्त हो चुके चीतों को किस देश से लाकर मध्य प्रदेश के कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है, बताइए आंसर। अगला कि हाल ही में किस देश के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास ले लिया, बताइए। और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू की है, बताइए। चौथा है कि कांतर ब्रांड इंडिया 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितना जुर्माना लगाया था, तो देखिए ये जुर्माना था 36 लाख रुपए का। और देखिए जो आपका 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह था, इसका जो आयोजन है ये लॉस एंजल्स में किया गया था और परसों का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो है इस अवार्ड के बारे में मैंने सारी डिटेल बताई थी आपको। और देखिए तीसरा था कि गुजरात के किस स्थान पर जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है, तो देखिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है। लोथल एक हड़प्पन साइट है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। चौथा प्रश्न जो है ये है था कि हाल ही में किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है, तो देखिए ये लॉन्च किया है गुजरात ने। और देखिए अभी हाल ही में एक बीमा कंपनी है जिसका नाम है लार्ड्स मार्क इंडस्ट्री, इसको IRDAI ने अभी हाल ही में डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। देखिए IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी